नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से कोहराम मचा हुआ है। इस संकट के बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना को एक जीवित प्राणी बताकर उसके जीने के अधिकार की वकालत की है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का हैरत अंगेज विचार, तबाही मचाने वाली कोरोना को भी जीने का अधिकार। हम कोरोना के पीछे पड़े तो वो रूप बदल रहा है। कोरोना एक प्राणी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने अनोखे ज्ञान के चलते विवादों में घिर गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कोरोना वायरस को प्राणी का दर्जा दे दिया और उसके जीने के अधिकार की वकालत तक कर दी है। त्रिवेंद्र का कहना है कि दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोरोना वायरस भी एक जीवित जीव है। बाकी लोगों की तरह इसे भी जीने का अधिकार है, लेकिन हम मनुष्य खुद को सबसे बुद्धिमान समझते हैं और इसे खत्म करने के लिए तैयार हैं। इसलिए ये खुद को लगातार बदल रहा है। सुनिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा। वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं। हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप रहा है। वो बहुरूपिया हो गया, ठीक है ना। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी वो पिछले साल मार्च में चौंकाने वाला बयान देकर अपनी फजीहत करा चुके हैं। उस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दावा किया था कि पूरे विश्व में केवल गाय ऐसा पशु है जो कि ऑक्सीजन लेता भी है और ऑक्सीजन छोड़ता भी है। केवल गौशाला में कुछ समय बिताने से टीबी की बीमारी समाप्त हो जाती है। वहीं कोरोना वायरस को प्राणी बताकर त्रिवेंद्र सिंह रावत सोशल मीडिया में जमकर ट्रोल कर रहे हैं और लोग उनका मजाक बना रहे हैं। विपक्ष उनके बयान को बकवास बता रहा है और कह रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद त्रिवेंद्र रावत ने अपना आपा खो दिया है और उनके पास कोई विजन नहीं है, जिसके कारण उनकी बीजेपी में ऐसी गति हुई है। जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं हास्यास्पद तो है ही, लेकिन लोगों के अंदर भारी आक्रोश पनप रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वायरस तो एक जीव है, उसको जीने का अधिकार है। इस प्रकार का एक प्रवचन आप कर रहे हो ऐसे मौके पर जब वो वायरस पूरे देश में तबाही मचाए हुए है, पूरी दुनिया में तबाही मचाए हुए है, और उत्तराखंड में आप जब मुख्यमंत्री थे तो आप तो साफा लपेट करके अपने घर में छुप गए। आपने ये जहमत नहीं उठाई कि आप किसी अस्पताल में चले जाएं, आप कहीं किसी मृत्यु जिसके घर में हुई है उसके घर में सांत्वना देने चले जाएं। लेकिन आज आप जब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं तो आपको कुछ ना कुछ बोलना है। कोरोना की दूसरी लहर से पहाड़ से मैदान तक मातम पसरा हुआ है। वहीं एक पूर्व मुख्यमंत्री वायरस को प्राणी बताकर जीने का अधिकार देने की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में वायरस लोग तो अब उस घड़ी को कोस रहा है। अब त्रिवेंद्र रावत को कुर्सी से हटाया गया। मुमकिन था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहते तो वायरस को जीने के अधिकार को कानूनी जामा पहना देते और उसका आधार कार्ड बनाने की वकालत कर देते। मुमकिन था त्रिवेंद्र रावत कोरोना का शिकार बनने वाले लोगों के बारे में ये घोषणा कर देते कि इसमें कोरोना की कोई गलती नहीं, वो आदमी कमजोर था जो कोरोना से तेज नहीं दौड़ पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। कोरोना एक वायरस है, लेकिन ये भी एक प्राणी है, एक जीवित इंसान है। ये देश के एक बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री का बयान है। अमन महामारी के दौर में या संकट के काल में हम उम्मीद करते हैं कि राजनेता जो बयान दें वो थोड़ा मर्यादित हो, बेतुका बात वो ना करें। अच्छी बात अगर ना कर पाएं तो कम से कम बेतुकी बातें ना करें। लेकिन पिछले साल मार्च से लेकर टिल डेट यानी आज तक आप देश भर में अगर पन्ने पलट कर देखिएगा तो हर सियासी पार्टी के लोग इसी तरीके की बात करते नजर आए हैं। कभी कोई कोरोना को लेकर बोलता है, कभी कोई मास्क को लेकर बोलता है, कभी कोई वैक्सीन लेकर बोलता है। सवाल यही है कि क्या नेताओं को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा मेरे साथ देवेंद्र भसीन साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भसीन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गरिमा दसवानी हमारे साथ जुड़ी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर में मेरे साथ आम आदमी पार्टी के भी नेता जुड़ेंगे। सबसे पहले देवेंद्र भसीन साहब, अच्छी बातें अगर आप नहीं कर सकते
तो कम से कम खराब बातें तो मत कीजिए। पब्लिक में आकर कुछ कहना है, आपके सामने माइक लगा है, आप नेता हैं तो कुछ भी बोल जाइएगा। ये नहीं समझिएगा कि आप किस ओहदे पर बैठे हैं, और इस आप जो बोलते हैं वो कम से कम 150 लोगों तक तो जरूर पहुंचता है और वो उनको प्रभावित कर सकता है। फिर इस तरीके की बयानबाजी क्यों? देखिए, माननीय त्रिवेंद्र जी ने जो बात कही है, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि वो उनका निजी एक दृष्टिकोण है, और दूसरा उन्होंने एक बात और बहुत साफ शब्दों में कही थी कि ये वो बात जो कह रहे हैं वो दार्शनिक दृष्टिकोण से कह रहे हैं, उसके पीछे उनके फिलोसफिकल जो सोच रही होगी। एक मिनट पहले, नहीं सर, एक मिनट, मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूं। क्यों बताता हूं। पहली चीज, जो राजनेता होता है उनका कोई बयान पर्सनल नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज, दार्शनिक चीज, जब मौत हो रही थी तो आप दार्शनिक नहीं बन सकते। आप ये नहीं कहा हाँ अच्छा हुआ चलो मर गया भाई, जीवन क्या है, ये तो खत्म होना ही होता है, आज हो गया। दार्शनिक बातें करने का एक वक्त होता है, आप कभी भी नहीं कर सकते सर। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं इस पर एक डिबेट हो सकती है, किसी व्यक्ति का निजी बयान हो सकता नहीं हो सकता। हमारे देश में इस प्रकार की बातें आती हैं हमारे सामने, जब नेता कहते हैं ये मेरी निजी राय है, इसका पार्टी से सरकार से लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री रहे जब हमारे त्रिवेंद्र जी, उस समय भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने अपना मजबूती से काम किया, और वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री तीरथ जी के नेतृत्व में हम मजबूती से लड़ रहे हैं। जहां तक त्रिवेंद्र जी के बयान का सवाल है, तो मैं इस बात को मान करके चलता हूं कि उन्होंने ये बात भी जोड़ी थी कि कोरोना को हराने के लिए हमें उसे तेज चलना पड़ेगा। तो इसलिए पूरी बात को हम रखेंगे तो उनके मन की बात सामने आएगी। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि कोरोना को लेकर के हमारी सरकार, हमारी पार्टी नहीं सर भसीन साहब, ये आप क्यों सोचते हैं कि आपने जो बोला उसको उससे हिसाब से हम इंटरप्रेट किया जाएगा जैसा आप सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमें पूरे परिप्रेक्ष्य में सोचना चाहिए। अगर हम समाज के अंदर कोई सही संदेश देना चाहेंगे तो हम उसके रेफरेंस को भी लेके ध्यान में रख के बात करेंगे। कई बार इस प्रकार की बातें आती हैं कि रेफरेंस कुछ और था, बोला कुछ और गया और दिखाया नहीं, तो फिर ये बातें तो हर परिप्रेक्ष्य में होगी ना सर, ये बातें तो हर परिप्रेक्ष्य में होंगी। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो लोग उसमें लूप होल्स ढूंढने लगते हैं कि कहाँ ये परसेप्शन हो सकता है, ये विचार हो सकता है, ये चीजें हो सकती है। मूल बात यह है कि एक शख्स जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, एक बड़े नेता हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार हैं, वो इस तरीके की बात इस पेंडेमिक के दौर में कैसे कर सकते हैं? मूल सवाल हमारा यही है। और मैंने शुरू जब ही किया तो मैंने कहा कि 2 मार्च 2020 से टिल डेट हर सियासी पार्टी का नेता, कई जिसको जो मन आता है वो कभी वैक्सीन पर बोल जाता है, कभी वो आपको कोरोना को लेकर बोल जाएगा, कोई मास्क को लेकर बोल जाएगा। जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं है भैया? आप कुछ कहते हो तो 10-20 लोगों पर प्रभाव पड़ता है, उसका कुछ गलत प्रभाव ही पड़ेगा। आज वैक्सीन को लेकर देखिए कि गांव में जाकर लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि जब वैक्सीन आई तो कई लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कर दी। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं उससे मैं सैद्धांतिक रूप से सहमत हूँ। हम जो भी बोले हमें बहुत उसको सोच के तोल मोल का बोलना चाहिए, क्योंकि उसका अपने कसर होता है, विशेष तौर पर जो लोग महत्वपूर्ण पदों पर रहते हैं, जनता का ठीक है। गरिमा दसौनी जी, ठीक है, जो बातें ही कह रहे हैं, हालांकि थोड़ी बहुत राहत की बात यह कि इन्होंने मेरी बातों को कहा कि सैद्धांतिक तौर पर ये सहमत है, इनकी भी अपनी मजबूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो बहुत ज्यादा इन जाकर नहीं कह सकते हैं। लेकिन क्या इस तरीके की बयानबाजी एक पूर्व मुख्यमंत्री जैसे शख्सियत को देना इस पेंडेमिक के दौर में जरूरी है? मैं तो भाजपा के प्रवक्ताओं से ये कहने के जंक्चर पे आ चुकी हूँ कि आखिर आप लोग डिफेंड किसको करेंगे? क्योंकि 2 दिन पहले जब गणेश जोशी जी ने पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल के लिए कहा कि हम लापरवाह हो गए थे, हम मस्त हो गए थे, हमने कोरोना के लिए वो तैयारियां नहीं की, तो आप यकीन नहीं मानेंगे एंकर महोदय कि हर प्रवक्ता भाजपा का इस बात को कह रहा था चैनल पर आके कि हम गणेश जोशी को डिफेंड करने के लिए प्रवक्ता नहीं बने। मेरे साथ कई प्रवक्ता आए जिन्होंने कहा कि हम यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता हैं, सरकार के प्रवक्ता हैं, संगठन के प्रवक्ता हैं, गणेश जोशी के प्रवक्ता नहीं है। गणेश जोशी ने क्या कहा वो उनका व्यक्तिगत बयान है, वो खुद उसको झेलें और समझें। अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी के बयान की कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इनकी मजबूरी भी आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रही हूँ, क्योंकि पिछले 2 महीने में एक बयार सी आ गई है बयानों की। आखिर ये डिफेंड करें तो किस को डिफेंड करें? बंशीधर भगत से जो सिलसिला शुरू हुआ, जहां उन्होंने कहा कि विधायकों मोदी मैजिक खत्म हो गया, अब भी वोट मिलेगा मोदी के नाम पर। फिर उन्होंने इंदिरा हृदयेश को, बहुत ही अमरदीप हमारी सीएलपी लीडर हैं, उनके लिए अशिष्ट टिप्पणी करी। फिर उन्होंने शमशान घाट के मूलभूत सुविधाओं की बात कर दी, सारा अटपटा हो गया पूरा का पूरा परिदृश्य।
भाजपा के प्रवक्ताओं को समझ में नहीं आया, निगले नहीं बने, उगले नहीं बने। फिर आए नए नवेले मुख्यमंत्री, पुराने मुख्यमंत्री जी तो कह ही चुके हैं गाय और गैस और गोबर पता नहीं क्या क्या ऑक्सीजन मिलती है गाय के गोबर से हमको। उसके बाद नए मुख्यमंत्री आए, उन्होंने कह दिया बनारस में कुंभ होता है और घुटने टखने फटे हुए नहीं पहनने चाहिए, जीन्स वाला बयान, 20-20 संतानों वाला बयान, 2 किलो 5 किलो चावल वाला बयान। कितने ऐसे बयान उन्होंने दे डाले सिलसिलेवार अपने केवल 15 दिन के कार्यकाल में कि अगले बगले झांकने लगे भाजपा के प्रवक्ता। मैं तो कहती हूँ ये सारे दिग्गज आपके नेता हैं, ये कोई कार्यकर्ता नहीं दे रहे बयान, बिल्कुल सारे टॉप स्लॉट लीडर्स हैं उत्तराखंड के। और अच्छी बात ये हुई अंकर महोदय कि उत्तराखंड को जो नहीं जानता था वो आज विश्व भर में उत्तराखंड इन्होंने प्रसिद्ध कर दिया। हाँ, इन्होंने उत्तराखंड को पूरे हमारे मानचित्र पर देश के मूल बिल्कुल। अब देखिए इसको सब जान गए कि गरिमा दसौनी जी, इसको बिल्कुल आपने एक बात कही, आज त्रिवेंद्र सिंह रावत को देश और दुनिया में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के मुख्यमंत्री को, हमें बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है या अरुणाचल का मुख्यमंत्री कौन है। लेकिन आज सोशल मीडिया आप खोलकर देखिए, सोशल मीडिया में किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनका बयान, उनके मीम्स आपको मिलेंगे। एक क्या मैसेज आता है मसीन साहब उत्तराखंड को लेकर, क्या छवि उत्तराखंड के बाहर बन रही है? देखिए मेरे इसमें 2 निवेदन है। पहला भी जो गरिमा जी ने 2 बातें कही बयान को लेकर के, तो कांग्रेस को भी थोड़ा अपने पीछे झांक लेना चाहिए कि यही कांग्रेस थी जो अपनी वैक्सीन को पानी बता रही थी और कह रहे थे कि हम लोग नहीं लगवाएंगे, अब लगवा रहे हैं। तो ये कांग्रेस भी इससे मुक्त नहीं है। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस के किस नेता ने वैक्सीन की बुराई करी है? किसने कहा मत लगवाइए? ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, बता देंगे। भसीन जी नाम लेके बताएं, कैटेगोरिकली बताएं। ठीक है भसीन साहब, आप नाम लेके बोलिए, नाम लेके बोलिए, नाम लेके मुझे जानना है, मैं भी आता हूँ जानने हैं। मुझे कोई, मैं भी बहुत अपडेटेड रहती हूँ, मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, मुझे अपना कोई नेता याद नहीं आता। हाँ ठीक है, शमशान घाट पर मैं आता हूँ। ये कांग्रेस की असंवेदनशीलता है जो इस बयान का या हमारे जो बंशीधर भगत जी के जो आदेश है उनकी आलोचना कर रही है। कारण ये है कि हमारी सरकार कोविड से लड़ाई भी लड़ रही है और उसके बाद अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होती है, उसके बाद जब उसका शमशान घाट या कहीं पर उसका संस्कार करने जाते हैं तो इस प्रकार की शिकायतें लगातार आती रही और आप तक भी आई होंगी कि लोग पीपीई किट को छोड़ देते हैं, जो वेस्ट मटेरियल वहां छोड़ देते हैं, जो वहां पर आने वाले लोगों के लिए भी खतरनाक है और साथ ही जो आसपास की आबादी है वहां पर संक्रमण को फैलने में एक बड़ी भारी भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा जो दुखी लोग अगर वहां कहीं गए हैं, अगर पीने के मुझे भसीन साहब, आप ठीक है, आपकी बातें मैं मानते हूँ। एक गरिमा जी आप दूसरे दिशा में, मेरा मूल सवाल है उत्तराखंड की क्या छवि ये राजनेता उत्तराखंड के बाहर में बना रहे हैं? सवाल ये है, जो लोग उत्तराखंड को जानता है आज वो ये देख रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री का इस तरीके का बयान आ रहा है, क्या छवि पेश होती है देश भर में और दुनिया भर में? देखिए 2 बातें बहुत साफ हैं कि एक बात तो जो सामान्य तौर पर बात कोई भी कहता है, हमें निश्चित तौर पर सर एक मिनट, ये जो रिप्ड जींस वाला विवाद था, आपको पता है दुनिया भर में कितनी सुर्खियां बटोरी थी? क्या कुछ कहा गया था वर्ल्ड मीडिया में, देश भर की मीडिया में? किस बारे पर? रिप्ड जींस पे। हाँ हमें समझ गया, जीन वाले पर ना, तो जीन वाले पर तो बहुत सीधी सी बात बताता हूँ मैं आपसे कि जीन वाले मामले पर अगर उन्होंने रिप्ड जीन का बोला था हमारे मुख्यमंत्री जी ने, तो उनका एक दृष्टिकोण था, एक पिता के नाते उनको अगर कोई बात लगती है कि ये हमारे बच्चे ऐसा ना पहने तो उन्होंने अपनी राय दी थी। तो उन्होंने ये भी कहा अगर किसी को इस बात की चोट पहुंची है तो वो अपनी गलती को मानते हैं, लेकिन एक जो राय दी थी एक बड़े होने के नाते, तो उस राय का भी तो होता है। अगर आप विभिन्न परिवारों में जाएंगे तो हर माता पिता की अपना एक दृष्टिकोण होगा, कोई उस बात को अच्छा मानेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो उनका अपना दृष्टिकोण था, उन्होंने रखा और साथ ही बहुत ईमानदारी से कहा था उन्होंने कि अगर किसी को मेरे बयान से कोई चोट पहुंची है तो मैं उस पर खेद व्यक्त करता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री की वो 2 दिन के बाद बोला था सर, जब ये मामला मतलब कुल मिलाकर के जो उनका बयान था वो एक मुखिया के नाते था, एक पिता के नाते था, उनकी अपनी एक बेटी है, तो अपना जो घर इस कारण से उन्होंने बोला था, इसलिए उसको उस रूप में उछालना कि वो एक मिनट भसीन साहब, आप जब बात करते हैं तो आप जब एक जिम्मेदार ओहदे पर होते हैं तो आप अपना पूरा जो दृष्टिकोण है ना, ये पूरे स्टेट में या पूरे देश में आप नहीं बता सकते। मैं हूं, मेरे अपना एक नजरिया है, मैं भी किसी सियासी दल को वोट करता हूं,
मेरे पास वोटिंग का अधिकार है ना सर, मैं भी वोट करता हूं, बट ये मैं थोड़ी अगर ठोक पीट के बोलूंगा कि भाई मैंने इस पार्टी को वोट किया, वो तो गुप्त मतदान है, मैंने सीक्रेट बैलेट में डाल दिया, बट मेरे काम में वो चीजें नजर नहीं आनी चाहिए जिस दल को मैं वोट कर रहा हूं। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि मीडिया या सोशल मीडिया में कई बार क्या होता है कि जो उसका संदर्भ होता है वो कट जाता है, और कई बार हम बाइट को भी देखते हैं कि पूरी बाइट ने दिखाकर केवल एक बीज कैसे उठा लेते हैं जो एक संवेदनशील मैं समझा दूं पूर्व मुख्यमंत्री जी के बयान का तात्पर्य, तो वो नहीं होना चाहिए। सर मेरा निवेदन केवल ये है कि हम पूरे परिप्रेक्ष्य में ठीक है, बिल्कुल। भसीन साहब, गरिमा जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है, जी बोलिए गरिमा जी। मैं निवेदन के साथ ये कहना चाह रही हूँ कि वो त्रिवेंद्र रावत जी की पीड़ा है जो निकल कर आई है। त्रिवेंद्र रावत जी ने ये बात शायद मोदी जी के लिए कही कि कोरोना नहीं, मैं भी एक जीव हूं, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे क्यों आपने अपदस्थ कर दिया बिना मेरे गलती के। और कहीं ऐसा भी लग रहा है कि अचानक हुए इस फैसले से जो राजनीतिक उठापटक हुई, तो उन्होंने, हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको आहत ज्यादा हो गए हो, उनकी भावनाओं को ठेस ज्यादा लग गई हो। लेकिन मैं बहुत सकारात्मक व्यक्ति हूं और इसमें सकारात्मकता ये ढूंढ रही हूं कि इस तनावपूर्ण माहौल को, पूरे देश के तनावपूर्ण माहौल को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने एक हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट जरूर दिया। लोगों के चेहरों पे हंसी आई, लोगों को मजा आया, लोग बार बार उसको सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तो मुझे लगता है एक तरह से उन्होंने मानवता की सेवा करी है इस तरह का एक चुटकुला हम सबको देकर। और उत्तराखंड के भाजपा के संगठन से मेरा निवेदन है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बयान संभाल के रखिएगा, एक लाइब्रेरी जरूर इनकी बनाइएगा, ताकि आपके आने वाले जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और देश के नागरिक हैं वो कम से कम सोचें और समझें कि उत्तराखंड को किनके हाथों पे सौंपा। प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की जो सरकार थी, जिसको उत्तराखंड की जनता ने अपना पूरा प्यार और विश्वास समेट दिया, 4 साल तक एक ऐसे दृष्टिकोण के व्यक्ति ने चलाया जो आज बयान समझ में आ रहा है, और अब आने वाला 1 साल एक ऐसा व्यक्ति चलाएगा जिसका मानसिक स्तर हमने वो रिप्ड जीन्स वाले बयान पर देख लिया, बनारस के कुंभ वाले बयान पर देख लिया, और यहाँ तक वो कहते कहते कह गए कि ऐसा चावल बांटा हमारी सरकार ने जो शायद लोगों के बूते से बाहर था खाना। और उन्होंने ये कहा कि 20 बच्चे आप पैदा कर लेते भाई, समय रहते, हमने थोड़ी मना किया था कि 2 ही बच्चे पैदा करो। तो ये मानसिक स्तर, इस मानसिक स्तर के लोगों को यहाँ उत्तराखंड की जनता के ऊपर, भसीन साहब इस तरीके की, एक मिनट भसीन साहब, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के नेताओं के बयान आ रहे हैं, बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं, एक बड़ी अपरिहार्य स्थिति आप लोगों के लिए बनता है। एक तो आप लोगों से डिफेंड करना नहीं बनता, दूसरी चीज जनता के बीच एक बड़ा नेगेटिव छवि बनती है। सर आप डिनाई भले कर दे ऑन रिकॉर्ड, बट ऑफ द रिकॉर्ड आप भी मानेंगे कि नहीं हाँ भाई ये चीजें तो गलत हो रही हैं। देखिए, मैं तो इस मौके पर 2 बातें और कहना चाहूंगा जी। पहली, जो हमारी छोटी बहन गरिमा जी कह रही थी कि रिकॉर्ड बन रखे, तो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड कांग्रेस के भी हैं जो उन्हें संभाल के रखना चाहिए। वो उनके केंद्रीय नेता से लेकर के उत्तराखंड के नेताओं के हैं। तो इसलिए ये जो रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं, तो एक मेरा उनसे भी राय है कि वो अपनी, मेरी राय को भी मान ले और रिकॉर्ड रखें। एक बात। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा, और मेरा एक निवेदन भी है विनम्रता से, कि कोरोना की लड़ाई में त्रिवेंद्र जी के बयान पर इतना जोर देकर के लड़ना ये अधिक मुनासिब है कि कोरोना के बारे में जनता को अवगत कराना या उसको शिक्षित करना और इसकी लड़ाई को मजबूती से लड़ना। तो सर भसीन साहब, मैं शिक्षित करूं, डॉक्टर देवेंद्र भसीन शिक्षित करें, गरिमा जी शिक्षित करें और पूर्व मुख्यमंत्री शिक्षित ना करें। एक बात उन्होंने कही, बात खत्म हो गई, बात गई। सर क्या बात कर, ऐसा तो नहीं होता सर कि बात कही खत्म कर दे। नहीं, ऐसा क्या हो गया कि कोरोना की लड़ाई कमजोर हो गई? सबसे बड़े पद पर रहे हैं भसीन जी, त्रिवेंद्र जी सूबे के सबसे बड़े पद पर रहे हैं, और मैं तो इस बात से खुश हूं, बयान आते हैं और बयान का परिप्रेक्ष्य उन्होंने दे दिया कि मैंने तो पर बोल रहा नहीं, तो इससे पहले के जितने हमारे मुख्यमंत्री हैं वो तो हुकूम में चले गए सारे, चलना होगा। चाहे एक मिनट गरिमा जी, ये इसलिए भी बात हो रही है ना सर। देखिए, मैं एक गरिमा जी, हरीश रावत जी, मैंने एक सवाल खड़ा किया था, मैंने उत्तराखंड की छवि को लेकर एक बात की थी। आते हैं, एक मिनट, आम जो उत्तराखंड की छवि है, पहाड़ों को लेकर लोगों में बड़ा एक पॉजिटिव बात आती है, लेकिन जिस तरीके से ये बयानबाजी पिछले 1-1.5 महीने से हो रही है, मुख्यमंत्री की हो, गरिमा जी ने बता ही दिया कि क्या कुछ मुख्यमंत्री ने लगातार एक के बाद एक बयान दिया, अब पूर्व मुख्यमंत्री का ये बयान आ रहा है। जो लोग उत्तराखंड के लोग हैं, जो उत्तराखंड से बाहर रहते होंगे, सर समझिए उनको डिफेंड करने में कितनी मुश्किल आती होगी। देखिए, पहली बात तो ये कि किसी बयान को इतना अधिक हम
क्यों उछाल रहे हैं कि जिससे हमारी जो मूल लड़ाई है उस पर कहीं पर हमको दिक्कत बाधित होती हो या उसकी दिशा बदल जाती हो। एक बयान आया, उन्होंने उसका परिप्रेक्ष्य भी दिया, उसके बाद सर बयान आपके पौड़ी के किसी गांव के भाजपा के कार्यकर्ता ने दिया होता तो हम नहीं बात करते सर। राज्य के पूर्व मुखिया का ये क्या बयान है? राज्य का पूर्व, आपको ही पता है भसीन साहब की राज्य का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इवन विधायक और मंत्री अगर कुछ कहते हैं, इवन की विपक्ष की बात कर लूं, हरीश रावत साहब कुछ कहते या फिर बाकी के जो विधायक है कांग्रेस पार्टी के प्रीतम सिंह कुछ कहते, पूर्व मंत्री होते वो कुछ कहते, किशोर उपाध्याय कुछ कहते, तो सर वो छोटा मोटा बयान नहीं होता है, उस पर चर्चा होगी। आप इस पब्लिक लाइफ में है तो ऐसा नहीं। जी गरिमा जी बोलिए। देखिए भसीन साहब जो सिखलाई आपको और मुझे दे रहे हैं ना कि छोड़िए, एक बयान उन्होंने दिया उसको बैक बर्नर पे डालिए या भूल जाइए, ऐसा कुछ आप लोग नसीहत अपने नेताओं के लिए क्यों नहीं रखते? उनसे कहिए ना, इस वक्त क्या जरूरत है इतनी लंबी जुबान बाहर निकालने की? क्या जरूरत है इतनी लफाजी करने की? क्या जरूरत थी गणेश जोशी जी को इस तरह का बयान देने की, या हरक सिंह जी बयान देते हुए आपको सुनाई पड़ते हैं उधर से? मतलब इस समय ऐसा माहौल चल रहा है कि एक एक शब्द जो है वो फूक फूक कर बोलना चाहिए, और आप लोगों को मजाक और मस्करी सूझ रही है। कभी नूरा कुश्ती, आप लोगों का जिस तरह का धड़ेबाजी सामने आ रही है लगातार, जैसे रायपुर के अस्पताल की बख्या उधेड़ कर रख दी प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग चुनावी वर्ष में प्रेशर में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर में आ रहे हैं। और देवेंद्र रावत जी तो अपने बयानों के लिए पहले भी सुर्खियों में थे, अपने कृत्यों के लिए भी सुर्खियों में थे कि कोरोना को किस तरह से उन्होंने मिस हैंडल किया। उत्तराखंड के इतिहास में वो काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा, जिस तरह से वो पिंजरे में खुद कैद हो गए, आइसोलेट हो गए, उन्होंने कोई औचक निरीक्षण, उन्होंने कभी पुलिस कर्मियों की पीठ पर एक हाथ नहीं फेरा कि बच्चों अच्छा काम कर रहे हो, कभी किसी मेडिसिनल, मुझे लगता है कि हमारे ये जो कोई फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टरी प्रोफेशन के लोगों को, उनको कभी उन्होंने एक प्रोत्साहन नहीं दिया कोरोना काल में। कहने का मतलब है कि कहीं तो कुछ तो कर लेते पूरा पिछले साल। ठीक है भसीन साहब, इसका तो एक गरिमा जी एक क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक आखिरी रिएक्शन भसीन साहब मैं आपसे चाहूंगा, थोड़ा पॉलिटिकल है। क्या इस तरीके की बात करके पूर्व मुख्यमंत्री, जिसकी ओर थोड़े बहुत इशारा गरिमा जी ने की थी, अपना वो दर्द बता रहे हैं? नहीं, देखिए त्रिवेंद्र जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और पिछले दशकों से संगठन काम करते रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो उनकी जो राजनीतिक परिपक्वता और योगदान है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। इसलिए उनको ये कहना कि अपना दर्द दिखा रहे हैं तो राजनीति जो परिपक्व होता है उसके लिए दर्द जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। ये पार्टी है हमारी, दायित्व तो दिए जाते हैं, बदले भी जाते हैं और उसी क्रम में ये हुआ है। तो दर्द नहीं है उनका। एक उन्होंने सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था सर भसीन सर, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि सैद्धांतिक तौर पर आप मेरी बातों से सहमत हैं। यहाँ पर भी मैं सैद्धांतिक तौर पर आपकी बातों से सहमत हूं, लेकिन जो सियासतदान होते हैं वो अंदर का दर्द बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। वो रावत साहब भी समझ रहे होंगे, TSR 1 आप भी समझ रहे होंगे, गरिमा जी भी समझ रही होंगी और मैं भी समझ रहा हूं। और जिस तरीके से आपने कहा परिपक्वता, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरीके की परिपक्वता जो बड़े नेता हैं, जिम्मेदार नेता हैं, वो अपनी बातों में भी रखें। क्योंकि आपको जब 5-10 लोग फॉलो करते हैं, अगर आपकी बातों का प्रभाव 10-20 लोगों पर पड़ता है तो आपकी जिम्मेदारी ऐसे महामारी के दौर में बढ़ जाती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र भसीन साहब, गरिमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एक बार फिर से अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं और इस चर्चा के बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एक बार फिर से चर्चा में आ चुके हैं और चर्चा में आने के बाद उनकी सोशल मीडिया में स्पेशली काफी किरकिरी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से उनके इस बयान का कैसे बचाव किया जाए ये भी उनको नहीं सूझ रहा। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में बस इतना ही।